Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So currently we are doing the chapter number 3 of your CA final law, that is meetings of board and its powers. तो इसमें जो है हम लोगों को 181 से स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में आई विल कंप्लीट विद द रिविजन ऑफ 181, 182 एंड 183। तीनों ही सेक्शंस जो हैं वो कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो सेक्शन है वो बोलता है दैट कंपनी टू कंट्रीब्यूट टू बोनाफाइड एंड चैरिटेबल फंड्स। बोनाफाइड का मतलब होता है गुड फेथ। अब ये किस किस पे कौन सी कंपनीज़ की बात हो रही है, तो ये वाला जो प्रोविज़न है ना, ये दोनों ही कंपनीज़ का एप्लीकेबल होता है, मतलब पब्लिक भी प्राइवेट भी। ठीक है। देन उसके बाद में ये जो है, ये सेक्शन जो है ये एम्पावर करता है बोर्ड को कि ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फंड, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फंड टू चैरिटेबल या फिर अदर फंड्स अप टू अ पर्टिकुलर लिमिट विच इफ़ एक्सीडेड नीड्स टू बी परमिटेड बाय कंपनी थ्रू पासिंग एन OR। तो मतलब ये कि वैसे तो जो है बोर्ड जो है वो एम्पावर करते हैं कि आप एक लिमिट तक जो है वो फ़ंड को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको उससे ज़्यादा करना है आपको अगर, तो उसके लिए आपको कंट्रीब्यूशन के लिए यू हैव टू पास व्हाट, यू हैव टू पास अ OR। ठीक है। उसके लिए आपको एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर इन्होंने दिया है कि क्या लिमिट है। तो लिमिट जो बोर्ड ने दी है वो ये दी है कि वो कितना भी अमाउंट जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि वो जो अमाउंट है इट शुड नॉट एक्सीड 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं तो आपका 21-22, देन योर 20-21 और 19-20, इन 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स का हम लोग क्या देखेंगे, एवरेज नेट प्रॉफिट निकालेंगे और उस पर हम लगाएंगे 5%। तो उससे ज़्यादा जो है हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए, उतने तक ही हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए टू व्हाट, टू चैरिटेबल इंटरेस्ट इन गुड फेथ। लेकिन अगर हम जो लिमिट है वो एक्सीड कर रहे हैं, सो विद दिस वी नीड टू पास व्हाट, वी नीड टू पास OR। ठीक है। नाउ कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है दैट डू वी नीड टू कंसीडर द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। ठीक है। तो इसमें ये दिया है कि नहीं, आपको करंट ईयर नहीं करना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, तो उसमें आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 का प्रॉफिट जो है वो कंसीडर नहीं करना है। ठीक है। उसके बाद में अगर आपने सिंपली अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ काम किया है, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि वो हमने वेलफेयर एक्टिविटी कर दिया या चैरिटेबल एक्टिविटी कर दिया। नो, वो आप अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव से कर रहे हो। ठीक है। और उसके बाद में क्या आपको बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप 5% से कम कर रहे हो। तो आपको ये MCQ में कंफ्यूज कर सकता है कि मतलब कोई भी XYZ लिमिटेड है और उसने बिना बोर्ड रेजोल्यूशन के कंट्रीब्यूशन कर दिया, तो क्या उसने सही करा। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि रेजोल्यूशन तो हमें तब पास करना है अगर हम 5% से ज़्यादा कर रहे हो, तो 5% से कम है तो क्यों करेगा। लेकिन आपका जो आंसर है उसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड के पास में एम्पावरमेंट है। अब बोर्ड के पास में एम्पावरमेंट है तो दैट मीन्स यहाँ पर बोर्ड को रेजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा ना। लेकिन अगर उसको 5% से ज़्यादा करना है कंट्रीब्यूशन, तब उसको चाहिए होगा शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, विच इट विल गेट थ्रू व्हाट, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आई होप दैट दिस पॉइंट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो एक बार ये जो एग्जाम्पल है ना, इससे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वेरी वेल लिमिटेड के, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हर साल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को 60,000 रुपीज़। अब एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी को लॉस हो गया और जो डायरेक्टर्स थे दे आर कॉन्टम्पलेटिंग कि आप जो है कंट्रीब्यूट करो। बल्कि आपको जबकि लॉस हुआ है तब भी जो डायरेक्टर्स हैं दे आर सेइंग कि भैया यू हैव टू कंट्रीब्यूट। तो आपका जो सेक्शन नंबर 181 है वो ये बोलता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ऑथराइज है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चैरिटेबल और अदर फंड्स में। लेकिन अगर जो एग्रीगेट अमाउंट है उसका किसी भी फाइनेंशियल का वो एक्सीड कर रहा है, तो उसमें आपको प्रायर परमिशन चाहिए होगी जनरल मीटिंग में, तो आपको एक OR पास करना होगा। ठीक है। यहाँ तक तो इन्होंने वही लिख दिया जो प्रोविजन में है। अब इसके बाद में इन्होंने लिखा दिस सेक्शन डज नॉट मेक इट मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू हैव प्रॉफिट फॉर मेकिंग चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन एनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब यहाँ पर इन्होंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि कंपनी को अगर लॉस होगा तो वो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, या सिर्फ प्रॉफिट ही होना चाहिए तभी वो कंट्रीब्यूशन करेगी। एज द अमाउंट ऑफ डोनेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द एवरेज ऑफ द इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, it is possible for a company suffering a loss to make contribution provided it is made bona fide charitable fund
and the average of 3 immediately financial year profits including current losses is positive. तो दैट मीन्स ये लोग ये बोल रहे हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमको तो क्या मतलब है, हमको तो 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एवरेज चाहिए, ठीक है। तो अब ये एवरेज है, ये पॉजिटिव आना चाहिए। अब हमें उस बात से मतलब नहीं है कि अगर 3 साल का हम प्रॉफिट ले रहे हैं और उसका एवरेज निकाल रहे हैं तो किसी साल में लॉस हुआ है, किसी साल में गेन हुआ है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिंपली क्या करना है, एवरेज पे 5% लगाना है, ठीक है, मतलब 5% तक लगाना है बेसिकली, उससे ज़्यादा अगर होगा तो OR पास करना होगा। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला कि उससे हमें मतलब नहीं है कि आपको किसी का ईयर में लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, आपको जो है एवरेज से करना है। लेकिन इन्होंने ये कंडीशन दी है कि पॉजिटिव होना चाहिए, जो एवरेज है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब इस वाली सिचुएशन में क्या हुआ है, जो प्रेजेंट केस है, कंपनी को लॉस तो हुआ है, लेकिन वो जो है वो तभी कर सकती है अगर वो बोनाफाइड चैरिटेबल इंटरेस्ट में करे और अप टू 5% करे हो, और अगर वो एक्सीड करे तो उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा कंपनी का। तो यहाँ पे इन्होंने लॉस के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला, बस इन्होंने एक लाइन यहाँ पर ये जो है वो बोल दी है कि वो पॉजिटिव अगर है तो फिर आपको जो है कंट्रीब्यूशन करना होगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेक्शन नंबर 181 यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब उसके बाद में दूसरा जो है दैट इज़ अबाउट प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। तो अब ये जो है ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हैं। अभी तक क्या कर रहा था, 181 में कंपल्जन लगा रहा था, अब ये क्या कर रहा है, अब ये लगा रहा है रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, कंपनी जो है वो परमिटेड है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकती है कितना भी अमाउंट बिना किसी लिमिट के, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली टुवर्ड्स पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, कोई ऐसी लिमिट नहीं है। लेकिन क्या इनको यहाँ रिजोल्यूशन चाहिए होगा, तो यहाँ पर जो है रिजोल्यूशन चाहिए होगा, और वो जो रिजोल्यूशन है दैट शुड बी अप्रूव्ड इन व्हाट, बोर्ड मीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं आपको शो कर देती हूँ, वो ये देखो, ओनली आफ्टर रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग टू मेकिंग ऑफ सच कंट्रीब्यूशन पास एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कि अगर हम क्रक्स निकालें तो अभी तक मैंने क्या बताया कि कंपनी जो है कितना भी अमाउंट कर सकती है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर चाहिए होगा बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। सिर्फ ये 2 पॉइंट अभी अपने दिमाग में रखो और बाकी का टेक्स्ट अभी मत सोचो। ये 2 पॉइंट याद हो गए, एक तो वो कितना भी अमाउंट कर सकती है और उसको क्या चाहिए होगा, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए होगा। बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, यहाँ पर हम रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन नहीं कर सकते, हमें क्या चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कुछ कंपनीज जो है ना, उन पे जो है वो प्रोहिबिशन लगा हुआ है कि वो जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी कंपनीज पे लगा हुआ है, पहला तो लगा हुआ है गवर्नमेंट कंपनी पे, दूसरा लगा हुआ है कंपनीज जो उनको अभी नई नई आई हैं, दे हैव नॉट कंप्लीटेड, दे आर इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 फाइनेंशियल ईयर्स, उनको अभी 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, और वो जो है अभी न्यू आई हैं, मतलब 3 साल पूरे नहीं हुए हैं उनकी एग्जिस्टेंस को, 3 फाइनेंशियल ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। ये दोनों कंपनी कितना भी अमाउंट कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती, दे आर प्रोहिबिटेड, ठीक है। उसके बाद में प्रोसीजर जो मैंने आपको अभी बता दिया, देन इन्होंने यहाँ पर बोला है कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन नंबर 229A में ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वाले एक्ट जो है। नाउ डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या होता है, तो डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता है इन एडिशन टू मेकिंग एनी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन जो होते हैं वो डीम्ड हो जाते हैं। डीम्ड का मतलब होता है मानना, ठीक है। तो हमने क्या करा, मान लिया कि वो क्या है, वो आपका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है। तो क्या क्या चीज़ें हम मानते हैं, क्या क्या कंट्रीब्यूशन हम डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन मानते हैं, तो कोई भी डोनेशन या फिर सब्सक्रिप्शन या फिर पेमेंट जो कंपनी ने दिया है किसी पर्सन को, who to its knowledge is carrying on any activity which at the time at such which donation or subscription or payment was given can be reasonably regarded as likely to affect public support or political party। मतलब कि कंपनी ने क्या करा है, या तो डोनेशन या तो सब्सक्रिप्शन या फिर पेमेंट DSP किया है किसको, किसी ऐसे पर्सन को जो उस टाइम जब डोनेशन दिया था ना, वो हम कह सकते हैं कि वो जो डोनेशन है इट इज़ लाइकली टू अफेक्ट व्हाट, एनी पब्लिक सपोर्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। तो वो जो है आपने ऐसे पर्सन को दिया है जो कि एक ऐसी एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहा है जिससे वो इफेक्ट हो रहा है रीजनेबली पब्लिक सपोर्ट या फिर पॉलिटिकल पार्टी को, ठीक है। तो इसमें कुछ इफेक्ट आ रहा है, या फिर जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कंपनी ने इनकर करा है या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी पब्लिकेशन जो कि
किस नेचर में है, ब्रोशर के नेचर में है, ट्रैक्ट के नेचर में है, या पैम्पलेट है, और वो वाले जो पब्लिकेशन है इज़ बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पब्लिक पार्टी एंड वेयर सच पब्लिकेशन इज़ नॉट बाय और ऑन बिहाफ बट फॉर द एडवांटेज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। तो मतलब कि कोई भी आप एक्सपेंडिचर ऐसा कर रहे हो एडवर्टीज़मेंट पे जो कि ऐसी पब्लिकेशन है जो या तो पॉलिटिकल पार्टी के बिहाफ की लग रही है या फिर उससे रिलेटेड है, उसके एडवांटेज के लिए, तो फिर हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर जो कंपनी ने खर्चा किया है वो एक तरह से पॉलिटिकल पार्टी के लिए ही कर दिया है। तो ये आप चाहे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो डायरेक्टली, बट ये मान लिया जाएगा दैट इट इज़ अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इट इज़ अ डीम्ड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका डिस्क्लोजर कहाँ करना है, जो भी आपने पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया है तो ये आपको P&L में आपने इतना अमाउंट जो है वो डोनेशन किया है वो आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में क्या क्या मोड्स रहेंगे कंट्रीब्यूशन के, तो मोड्स जो है वो या तो आप अकाउंट पे लो, अकाउंट पे चेक कर लो, अकाउंट पे ड्राफ्ट कर लो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम कर लो, या फिर किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से कर लो जो कि नोटिफाइड है। ठीक है, देन उसके बाद में इन्होंने क्या बोला, पेनल्टी के लिए इन्होंने ये बोला अगर आपने कॉन्ट्रावेशन किया इस सेक्शन का तो कंपनी को 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, जो भी उसने कंट्रीब्यूशन दिया उसका 5 टाइम्स की पेनल्टी, और जो भी डिफ़ॉल्टिंग ऑफिसर है ना उसको जो है वो जेल हो जाएगी या फिर 5 टाइम्स का फ़ाइन भी उसको पड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये वाली जो मॉडिफिकेशन सर्कुलर है इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि जो भी आपकी इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी होगी उसको जो है वो नीड नहीं होगी डिस्क्लोज करने की एज़ पर 183 एंड इट विल बी सफिशेंट अगर वो जो है वो टोटल अमाउंट ही जो है वो डिस्क्लोज कर दें। मतलब कि इनको 183, अभी हम 183 वैसे तो पढ़ेंगे बट 183 में क्या होता है ना, हमको पार्टी वाइज डिस्क्लोजर करना होता है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज जो होंगी इनको 183 के हिसाब से डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इनको क्या करना पड़ेगा, इनको सिर्फ अगर ये जो है ना केवल टोटल अमाउंट ही दिखा दें उससे भी इनका काम चल जाएगा। तो कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनी अमाउंट और अमाउंट्स टू अ इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी और पार्टीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स अंडर सेक्शन नंबर 182 सब सेक्शन नंबर 3 इट विल बी सफिशेंट अगर वो जो है वो अमाउंट रिलीज्ड को डिस्क्लोज करें, एंड जो भी कर रही हैं उनको डिस्क्लोजर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ को जो है वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक करेक्शन मैं करना चाहूँगी जो मैंने अभी बोला, दिस वॉज नॉट सेक्शन नंबर 183, दिस वॉज सब सेक्शन नंबर 3 ऑफ सेक्शन नंबर 182। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, इसमें 3 इन्होंने यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस दे दिए हैं। पहला तो ये कि अगर कोई कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है किसको, इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी को, ठीक है, तो जो भी कंपनीज जो है पॉलिटिकल पार्टी के लिए या पार्टीज़ के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ को, उनको जो है वो डिस्क्लोजर एज पर सेक्शन नंबर 182 सब सेक्शन 3 की नीड नहीं है। मतलब वही P&L वाला जो था, 182 सब सेक्शन 3 जो था वो P&L वाला था ना, तो यहाँ पर ये वाला उनको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और जो है वो सफिशिएंट रहेगा अगर वो जो है केवल इट विल बी सफाइस इफ़ द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी डिस्क्लोज द अमाउंट्स रिलीज्ड टू एन इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी। तो उनको जो है मतलब उनके जो अकाउंट्स होंगे वो सिर्फ टोटल अमाउंट जो रिलीज़ किया है इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी को वो बस अगर शो कर दें तो भी चल जाएगा, उनको 182 के हिसाब से जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है डिस्क्लोज। देन जो भी कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उनको जो है 182 सब सेक्शन 3 में प्रॉपर डिस्क्लोजर देना है। देन अगर हम इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ की बात करें तो इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ को जो है उनको डिस्क्लोज़ करना होगा सारा का सारा अमाउंट जो भी उनको रिसीव हुआ है किसी भी कंपनी से एंड सोर्सेज के साथ में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, और उनको जो है वो डिस्क्लोज़ भी करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ या फिर अमाउंट्स that are contributed by them to a political party as per the required section number 182 subsection number 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सिंपली इन्होंने बस कंपनी जो इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही है उनको एक एग्जाम्पशन दी है कि आप जो है आपको अलग से डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है सिर्फ अकाउंट्स में ये डिस्क्लोज कर दो कि कितना आपने जो है इलेक्टोरल ट्रस्ट कंपनीज़ को दिया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या है, एवरेज नेट प्रॉफिट जो है वो टू इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 20 लाख है और ये हुई है 2017 में। और अगर हम बात करें तो ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया 17-18
राइट। और आपको जो पूछा गया है वो पूछा गया है 1920 का। अब यहाँ पर तो 3 साल कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। और ये लेकिन है कौन सी कंपनी, यहाँ पर इन्होंने ये कुछ ऐसा दिया नहीं है कि ये कौन सी कंपनी है। तो फिर हम जो है ये गवर्नमेंट कंपनी तो मानेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है कंपनी ने क्या 3 साल पूरे कर लिए हैं? कंपनी ने 3 साल पूरे करे नहीं हैं यहाँ। तो यहाँ पर क्या ये कंट्रीब्यूशन कर सकती है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन? ये नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ 3 इयर्स कंप्लीट नहीं हुए। देन उसके बाद में जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें क्या है, जो सी हॉक साइकिल्स लिमिटेड है वो 4 साल पहले इनकॉर्पोरेट हो गई थी और उसने 1 ईयर में 5 लाख के प्रॉफिट लिए, और सेकंड में 8 के एंड थर्ड में 11 लाख के। ठीक है। अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं कि हम 50,000 जो है वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। ठीक है। अब पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कोई लिमिट है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है। तो ये जो है ये कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, चैरिटेबल वाले में था जो एवरेज था, और यहाँ पर कोई भी ऐसा एवरेज वाला सिचुएशन नहीं है। ठीक है। यहाँ पर वो कोई भी अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन इनको क्या करना पड़ेगा, इनको बोर्ड रेजोल्यूशन जो है वो पास करना पड़ेगा। ठीक है। देन लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 183। ये बताता है अबाउट द पावर ऑफ बोर्ड एंड अदर पर्सन्स टू मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस टू NDF, मतलब नेशनल डिफेंस फंड। तो नेशनल डिफेंस फंड के लिए इन्होंने ये बोला है कि इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं है, कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बट इसमें ना यहाँ पर बोर्ड का कंट्रीब्यूशन, बोर्ड का रिजोल्यूशन नहीं है, इसमें लिखा हुआ है अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमको किसका अप्रूवल चाहिए, यहाँ पर हमको जो अप्रूवल चाहिए वो चाहिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का। सो कंट्रीब्यूशन टू द NDF और एनी अदर फंड अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल डिफेंस कैन बी मेड विदाउट एनी लिमिट। तो उन्हीं नेशनल डिफेंस में आप कर सकते हो जिसके लिए आपको अप्रूवल मिला हुआ हो, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। ये पावर्स एक्सरसाइज कौन करेगा, ये पावर्स एक्सरसाइज करेगा अगेन योर बोर्ड। एंड उसके अलावा बोर्ड के अलावा भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है एनी पर्सन या फिर कोई भी अथॉरिटी जो बोर्ड के तरह बोर्ड ने ऑथराइज़ कर रखा है उसको एक्सरसाइज करने के लिए पावर्स, या फिर कंपनी में भी ये हो सकता है इन द जनरल मीटिंग। ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ थी, ये जनरल मीटिंग वाली, दिस वॉज नॉट देयर इन अदर। जैसे पहला 181 वाले में ये था कि अगर एक्सीड करेगा तो चाहिए होगा हमें OR, और इसी तरह से सेकंड वाले में तो कोई बात ही नहीं हुई थी जनरल मीटिंग की, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक मैंने 2 पॉइंट्स आपको क्या बताए, एक तो आप उन्हीं NDF में कर सकते हो जो अप्रूव किया है किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। दूसरा, ये कॉन्ट्रीब्यूशन की पावर एक्सरसाइज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो एक्सरसाइज करेंगे ये पावर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर और क्या है जो आपको बात ध्यान में रखनी है, जो भी इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, तो सेक्शन नंबर 183 का एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है। तो मतलब कंट्रीब्यूशन जो भी आपने करा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग दैट इज़ कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 180, 181 और 182, या फिर कोई भी और प्रोविजन, या फिर इन MOA AOA, या फिर कोई भी और इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है इसके बावजूद भी, या इन स्पाइट ऑफ, या डिस्पाइट ऑफ। तो मतलब इसके अलावा, नॉट विद स्टैंडिंग विद इट, आप जो है आपको ये सारे के सारे सेक्शंस को, मतलब कि आप NDF में इन जो भी आप NDF में कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उसका इन लोगों से, मतलब इन लोग कह रही हो, इन सेक्शन से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। सो इवन विद दिस रिगार्ड यू कैन कंट्रीब्यूट टू 183 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है, वो इन सबको ओवरराइड कर सकता है। कोई एक्ट जो है MOA AOA का, उसको भी ये सेक्शन जो है वो ओवरराइड कर सकता है। और जो भी आपको ये अमाउंट है ये कहाँ डिस्क्लोज़ करना है, ये आपको डिस्क्लोज़ करना है P&L में। ठीक है। तो जो भी आपने कंट्रीब्यूट करा है अमाउंट वो कहाँ चला जाएगा, P&L में चला जाएगा। तो अगर मैं आपको इन तीनों ही सेक्शंस का फटाफट से समराइज़ करवाऊँ, तो अगर ओवरराइडिंग प्रोविजन है तो 182 जो है वो किसको ओवरराइड कर सकता है, 182 भी जो है आपका कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर सकता है, और 183 जो है वो ओवरराइड कर सकता है आपके MOA AOA और कंपनीज एक्ट को भी। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स जो है आपको ध्यान रखने हैं। उसके अलावा कौन ऑथराइज्ड होता है अप्रूवल करने के लिए पेमेंट का, तो सेक्शन नंबर 181 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 182 में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 183 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कोई भी पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑथराइज करा है, या फिर जनरल मीटिंग में भी। 181 में एक चीज़ ये थी कि अगर जो है लिमिट से ज़्यादा हो रहा है, मतलब 5% ऑफ द एवरेज 3 ईयर नेट प्रॉफिट, 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स नेट प्रॉफिट, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको
स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा आपको, शेयर होल्डर्स का क्या करवाना पड़ेगा, अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें लिमिट की तो जो आपका 182 है और 183 है तो उसमें कुछ ऐसा लिमिट का तो नहीं है, लेकिन 183 में सिर्फ उन्हीं एनडीएफ में आप कर सकते हो जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। उसी तरह से जो आपका 181 है उसमें भी वैसे तो देखो अनलिमिटेड ही है, लेकिन इसमें यह है कि अगर आपको 5% से ज़्यादा का चाहिए तो उसके लिए फिर आपको OR पास करना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका एक्सेप्शन वाली बात है, तो एक्सेप्शन में क्या है, एक्सेप्शन में ये है कि 182 में एक एक्सेप्शन है कि कोई कंट्रीब्यूशन आप तब नहीं कर सकते हो अगर वो कोई गवर्नमेंट कंपनी है या फिर उसके जो प्रॉफिट्स हैं, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वही 3 साल की कंप्लीट नहीं हुई है। और अगर हम मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो वो भी अगेन सिर्फ 182 में ही स्पेसिफाइड है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। फिर उसके बाद में डिस्क्लोजर 181 का तो नहीं है, 182 और 183 का है, P&L में करना है। और पेनल्टी सिर्फ 182 में है, तो 182 की जो पेनल्टी है वो कितनी है, 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड टू द कंपनी एंड ऑफिसर के लिए जेल है 6 महीने तक की, और साथ में उसको जो है वो पेनल्टी भी हो सकती है, ठीक है। और जो आपका रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन है वो किस किस में अलाउड है, तो ये वाले जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज सच इन्होंने सेक्शन में यहाँ पर कोट नहीं किया है, लेकिन जिस बुक को मैं यूज़ कर रही हूँ उस बुक में हमारे जो टीचर हैं उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है। तो आपका रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन 181 मतलब चैरिटेबल वाली उसमें भी अलाउड है एंड आपका NDF वाले में भी अलाउड है, लेकिन आप जो है पॉलिटिकल वाले में जो है उसमें आप नहीं कर सकते हो रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। सो प्लीज़ मार्क दिस पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आप जो है इसको नोट भी कर लो अपने पास में, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ एंड आई होप दैट इट हेल्प्स यू ऑल, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।